नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। तो आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक अभिकरण नहीं है? तो सही आंसर है डी, कोई नहीं है, क्योंकि राजनीतिक प्रतीक, परिवार और राजनीतिक दल ये सभी ही राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण है। आइए समझते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों, विचारों और विश्वासों को सीखता और आत्मसात करता है। इस प्रक्रिया को कई संस्थाएं और कारक प्रभावित करते हैं, जिन्हें राजनीतिक सामाजिकरण के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है। अब विकल्पों का विश्लेषण देखें तो राजनीतिक प्रतीक जैसे कि झंडे, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीक लोगों में देश के प्रति भावनाएं और देशभक्ति पैदा करते हैं। ये राजनीतिक समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसी तरह परिवार या फैमिली, परिवार को राजनीतिक समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक साधन माना जाता है। बच्चे बचपन में ही अपने माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से राजनीतिक विचार और व्यवहार सीखते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक दल अपने सदस्यों और समर्थकों को अपनी विचारधारा, नीतियों और लक्ष्यों से परिचित कराते हैं। इस तरह वे भी राजनीतिक समाजीकरण का एक साधन है। सभी विकल्प सही है, राजनीतिक समाजीकरण के ये उपकरण है, और इसी तरह डी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गैब्रियल ऑलमोंड और सिडनी वर्मा ने द सिविक कल्चर, जो 1963 में प्रकाशित होती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल कल्चर पर विस्तृत चर्चा की। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरर पीजीटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से और इनके साधन से। सिलेबस की बात करें तो यह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस वाले टॉपिक से आया है, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। मूल क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा तत्व राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इनमें से सही आंसर सी है, विश्वास एवं मूल्य। देखो ये सब एक ही टॉपिक से आए हैं, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या पॉलिटिकल कल्चर से एक ही टॉपिक से आए हैं। तो इसी तरह ये आगे भी क्वेश्चन इसी तरह आने की संभावना रहेगी, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। अब इसे विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर क्या होती है, पहले भी हमने इसको समझा है। किसी समाज के लोग राजनीति को कैसे देखते हैं, सरकार को कैसे समझते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या व्यवहार करते हैं, इसी का नाम है राजनीतिक संस्कृति। और यह संस्कृति किसी एक कारण से नहीं बनती, यह समाज की पूरी सोच और आदतों से बनती है। राजनीतिक संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण नींव क्या है, इसे देखते हैं। विश्वास एवं मूल्य। क्यों? क्योंकि लोग राजनीति के बारे में जैसा विश्वास रखते हैं वही तय करता है कि वे राजनीति में कैसा या कैसे भाग लेंगे। उदाहरण, अगर लोग मानते हैं कि राजनीति गंदी है तो वे भाग नहीं लेंगे। अगर लोग मानते हैं कि वोट देना कर्तव्य है तो वे मतदान जरूर करेंगे। लोगों के मूल्य यह तय करते हैं कि वे सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। कोई समाज समानता को महत्व देता है तो वह एक समतामूलक सरकार चाहेगा। अगर कोई समाज स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है तो वह लोकतांत्रिक शासन चाहेगा। विश्वास एवं मूल्य पीढ़ियों तक चलते हैं। ये परिवार, स्कूल, समाज, धर्म, मीडिया सबके द्वारा सिखाए जाते हैं। इसी से राजनीतिक व्यवहार बनता है। तुलना करके समझो तो ऑप्शन जैसे राष्ट्र राज्य आया था, एक राजनीतिक ढांचे पर संस्कृति नहीं गढ़ता। इसी तरह रीति रिवाज यह समाज की सामान्य संस्कृति बनाते हैं, राजनीतिक संस्कृति केवल आंशिक रूप से बनती है। विश्वास एवं मूल्य यह लोगों की राजनीतिक सोच की जड़ है। इसी से तय होता है कि लोग राजनीति को कैसे देखते हैं, सरकार को वैध मानते हैं या नहीं, भाग लेंगे या नहीं, अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं या नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व विश्वास एवं मूल्य ही है। एक बहुत आसान उदाहरण समझते हैं। मान लो किसी देश में लोग बचपन से यह सीखते हैं कि सरकार जनता की सेवक है, तो वह नागरिक सक्रिय और सवाल पूछने वाले बनेंगे। लेकिन अगर बचपन से यह विश्वास हो कि सरकार राजा है, जो कहे वही कानून,
तो जनता चुपचाप आदेश मानेगी। यही विश्वास एवं मूल्य राजनीतिक संस्कृति बनाते हैं। एक लाइन में निष्कर्ष देखें तो राजनीतिक संस्कृति की जड़ें समाज के विश्वासों एवं मूल्यों में होती है, बाकी सभी तत्व केवल समर्थन करते हैं। इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर, जनता की राजनीति के प्रति मान्यताएं, दृष्टिकोण और मूल्य। मतलब राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा कारक निभाता है। यह यूपीएससी में नहीं आया था, लेकिन यह क्वेश्चन भी बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए यह क्वेश्चन रखा। तो इसका सही आंसर है राजनीतिक समाजीकरण। ठीक है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो राजनीतिक समाजीकरण। तो हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो इसी का एक पार्ट है। ये एक ब्रॉड लेवल पे है और विश्वास एवं मूल्य एक पर्टिकुलर टॉपिक है इसका। तो देखते हैं राजनीतिक संस्कृति, ये हमने देख लिया। इसका अर्थ है नागरिकों की राजनीति के प्रति सोच, मान्यताएं, मूल्य और भागीदारी का तरीका। इसके निर्माण में सबसे बड़ा योगदान पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का होता है। अब इसका अर्थ देखें, यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति राजनीति से जुड़े मूल्य और व्यवहार सीखता है। यह शिक्षा, परिवार, मीडिया, दोस्तों, धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के जरिए होता है। आसान भाषा में राजनीतिक संस्कृति का मतलब है कि लोग राजनीति को कैसे देखते हैं और उसमें कैसे भाग लेते हैं, और यह आदतें और सोच इंसान को परिवार, स्कूल और समाज से मिलती है। इसी को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। बाकी विकल्प उतने नहीं हैं सही। देखो, राजनीतिक दल राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं, पर वे अकेले इसका निर्माण नहीं करते। रही बात दबाव समूह की, ये सरकार पर दबाव डालकर नीतियां बदलवाते हैं, लेकिन राजनीतिक संस्कृति का आधार नहीं है, और ये तो गलती था। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो गैब्रियल ऑलमोंड एंड सिडनी वर्मा, यह इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं डिस्कस करता हूँ। द सिविक कल्चर इन्होंने लिखा और पॉलिटिकल कल्चर की थ्योरी उन्होंने इसमें दिया। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के साधन इन्होंने बता रखा, परिवार, विद्यालय, मीडिया, धर्म, मित्र समूह, ये सब। इसी तरह क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में बार बार, पॉलिटिकल कल्चर शब्द किसने दिया और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के प्रमुख साधन क्या क्या है। सिलेबस की बात करें तो यह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से आया हुआ है, और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। मूल क्वेश्चन ये था, निम्न में से किस देश में दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं। तो किस देश में है, यूएसए में। बी ऑप्शन सही है। इसको देखते हैं। देखो, यूकेपीएससी में ये क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने रखा, क्योंकि ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आगे के एग्जाम में आ सकता है कि दबाव समूह जो ऐसे संगठन जो सरकार पर बिना सत्ता में आए नीतियां बदलवाने का दबाव डालते हैं, यानी दबाव समूह निम्नलिखित में से किन देशों में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। तो इसका आंसर है विकसित देश। ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका आंसर है सबसे ज़्यादा कहाँ है, पर्टिकुलर अगर कंट्री की बात आई तो यूएसए में है। अब समझते हैं इसको। दबाव समूह तो हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया है। ऐसे संगठन या समूह जो सत्ता में आए बिना सरकार पर दबाव डालते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, उद्योग संगठन, शिक्षक संघ, छात्र संगठन। ये समूह विकसित देशों में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र और स्वतंत्रता मजबूत होती है। सरकार पर सार्वजनिक राय का असर अधिक होता है। मीडिया और संस्थाएं स्वतंत्र होती है। आसान भाषा में समझें तो दबाव समूह अमीर और विकसित देशों में सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र गहरा और जनता की राय से सरकार बदल सकती है। बाकी विकल्प देखें तो विकासशील देश, यहाँ भी दबाव समूह होते हैं, लेकिन वे अक्सर असंगठित और कमजोर होते हैं। कभी कभी केवल जातीय क्षेत्रीय हित पर आधारित रहते हैं। अविकसित देश में बात करें तो यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं, इसलिए दबाव समूह ज़्यादा असरदार नहीं होती। तो ये तो गलती था। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो लॉर्ड ब्राइस प्रेशर ग्रुप को अननाउन एम्पायर कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, आया था। गैब्रियल ऑलमोंड प्रेशर ग्रुप को 4 भागों में बांटते हैं, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल, इंस्टीट्यूशनल और एनोमिक। यूजीसी नेट और लेक्चरर एग्जाम में ये बार बार आता है। प्रेशर ग्रुप सबसे अधिक कहाँ सक्रिय हैं, तो डेवलप कंट्रीज। और प्रेशर ग्रुप को अननाउन एम्पायर, अज्ञात साम्राज्य किसने कहा, लॉर्ड ब्राइस ने। सिलेबस की बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस वाले भाग से आया है, पार्टी सिस्टम एंड प्रेशर ग्रुप से। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा क्या इतना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। तो मूल क्वेश्चन आया था,
प्रधानमंत्री प्रमुख है तो किसका है? सरकार का। सही ऑप्शन बी है। आइए इसको देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका रियल एग्जीक्यूटिव है और गवर्नमेंट या सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक औपचारिक प्रमुख नॉमिनल हेड है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नेतृत्व करता है और वही संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी लोकसभा के प्रति। आसान भाषा में समझे तो प्रधानमंत्री ही असली सरकार का मुखिय है, राष्ट्रपति नाम मात्र का है, पर सरकार चलाने वाला असली नेता प्रधानमंत्री होता है। बाकी विकल्पों को देखें तो राज्य गलत है। यहाँ पर राज्य का मतलब राष्ट्र से है। ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप भली भांति समझते होंगे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, न कि प्रधानमंत्री। और बी ऑप्शन राज्य और सरकार दोनों यह गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल सरकार का प्रमुख है, राज्य का नहीं। और यह भी गलत है, न राज्य और न ही सरकार। अतिरिक्त तथ्य की बात करें, आर्टिकल 74 एंड 75 भारतीय संविधान प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया है। प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरेस समारोह में प्रथम कहा जाता है। देखो, अगर बात करें तो ये है इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं इस पर, तो मैंने ज़्यादा लिखा नहीं क्योंकि इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ सकते हैं। और रही बात, एग्जाम हर जगह आता ही है ऐसा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसका प्रमुख है, नॉमिनल हेड कौन होता है। सिलेबस की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, विकास की 3 दुनियाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है इरविंग होरोविज। आइए देखते हैं। द 3 वर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल स्टेटिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक इरविंग लुइस होरोविज हैं और यह पुस्तक 1966 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक विकास के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय असमानता के बारे में बताती है। यह इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस वाले भाग से आया है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी, राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।